गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज हम पीरियोडिक टेबल रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हमने ये पहले भी किया हुआ है। वैसे क्विक रिवीजन मैं आपको दूंगी और साथ साथ में क्वेश्चन बताती रहूंगी हर पार्ट में से क्या क्वेश्चंस आएंगे। सो वी विल स्टार्ट विथ पीरियोडिसिटी। आपको पता है पीरियोडिसिटी का क्या मतलब होता है? ये कहता है पीरियोडिक टेबल में एक फिक्स्ड इंटरवल पे जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो रिपीट होती हैं। इसका रीजन होता है उनकी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऐसे आता है व्हाट इज पीरियोडिसिटी एंड व्हाट इज कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे पीरियोडिसिटी इज रिकरेंस ऑफ रिपीटिशन ऑफ, अगर रिकरेंस नहीं लिखना है, repetition of similar properties after definite intervals of time। और cause of periodicity क्या है? cause of periodicity है कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो रिपीट होती हैं। किस इंटरवल के बाद? ये है वो 2 8 8 18 18 32 32। पीरियोडिक टेबल में जब इतने 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 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो फिर से सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स रिपीट होते हैं और उसकी वजह से उनकी सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हीलियम ये दो एलिमेंट्स फर्स्ट पीरियड में हैं। ठीक है, इसके बाद लिथियम आएगा, इसके 8 एलिमेंट्स के बाद सोडियम आएगा, इसके 8 एलिमेंट्स के बाद पोटेशियम आएगा, इसके 18 एलिमेंट्स के बाद रुबीडियम आएगा। ठीक है, फिर सीजियम आएगा, फिर फ्रेंशियम आएगा। तो इन इंटरवल्स के बाद जो जो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है क्योंकि उनकी सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या है इनकी सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन? जिसकी लास्ट शेल में है 1, लिथियम की लास्ट शेल में भी है 1, इट इज 2 1। ठीक है, और सोडियम की लास्ट शेल में 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1। तो ये पीरियोडिसिटी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पेज है अबाउट पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स में हम करते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं? न्यूक्लियस से लेके लास्ट शेल तक का इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट है वहां तक का डिस्टेंस, ये एटॉमिक रेडियस होता है। ठीक है, अगर आप मेटालिक रेडियस लेते हो तो ये डिस्टेंस हो गया। अगर आप कोवलेंट रेडियस लेते हो तो ये ओवरलैप हो जाएगा। अगर आप वैन वॉल रेडियस लेते हो तो इन न्यूक्लियस के बीच की जो फोर्स है वो आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो सबसे बड़ा रेडियस इसका है, उसके बाद इसका है और उसके बाद इसका है। ठीक है, तो आपको अरेंज करने को क्वेश्चन आ जाता है कि अरेंज करो वेंडरवॉल रेडियस, वेंडरवॉल रेडियस और मेटालिक रेडियस और अटोमिक या कोवलेंट रेडियस। ठीक है, लेट्स से कोवलेंट रेडियस, तीन तरह के रेडियस हैं। ये आपका मेटालिक रेडियस है, ये आपका कोवलेंट रेडियस है और ये आपका वेंडरवॉल रेडियस है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है वेंडरवॉल में, तो सबसे ज्यादा जो साइज है वो वेंडरवॉल रेडियस का है। फिर मेटालिक रेडियस का है क्योंकि इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, और एंड में आपके पास कोवलेंट रेडियस आएगा क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, अच्छा एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है वो क्या है? अगर आप एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड को याद रखते हो तो उसी से आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्लियर हो जाती है। एटॉमिक रेडियस में ये कहता है इट डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड और इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज होता है? अगर पूछते हैं कि व्हाई डज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अलोंग द पीरियड, क्यों? क्योंकि अलोंग द पीरियड जब आप जाते हो तो नंबर ऑफ शेल तो सेम रहती है। जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, ये 2 1 2 2 2 3 2 4 सबके पास दो ही शेल्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो सेम है। सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, मगर क्या पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है।
ठीक है, जैसे जैसे आप अलोंग द पीरियड जाते हो, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन्स को जोर से खींच पाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर ये सर्कल के फॉर्म में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बनाया है, तो जो सबसे छोटा सर्कल है, सबसे छोटा एटम है, उसका न्यूक्लियस का साइज सबसे बड़ा मैंने दिखाया कि उसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस वजह से वो लार्ज शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा और उसका साइज जो है अलोंग द पीरियड छोटा होता रहेगा। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, बिल्कुल इसका चार्ज तो बढ़ता है, यहाँ पर और ज्यादा प्रोटॉन्स आएंगे तो न्यूक्लियर का चार्ज तो बढ़ेगा, लेकिन जो इसमें इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग शेल्स है वो डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे बताया है that atomic radius increases down the group though atomic number increases but effect of addition of shells dominates, कि atomic साइज बढ़ता है, एटॉमिक चार्ज भी बढ़ता है, लेकिन जो शेल्स के ऐड होने का इफेक्ट है वो ज्यादा हो जाता है और ये साइज ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप शेल्स जो है वो इंक्रीज होती है, जिस वजह से साइज इंक्रीज। आपको रीजन पता होना चाहिए। अगर आपको ट्रेंड पता है कि ठीक है अलोंग द पीरियड कम हो रहा है और डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, गुड इनफ, इतना पता है, अच्छी बात है, इससे आप बाकी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। मगर अगर आपको क्वेश्चन ये आए कि क्यों कम हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है, यू शुड नो यहाँ कम हो रहा है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है। यहां ज्यादा हो रहा है बिकॉज इफेक्ट ऑफ एडिंग शेल्स वो डोमिनेट कर रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरेटिव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस का भी ट्रेंड सेम है, अलोंग द पीरियड आयनिक रेडियस भी डिक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप आयनिक रेडियस इंक्रीज करता है। सेम ट्रेंड जैसे कि एटॉमिक रेडियस का। मगर हमने ये स्पेशली किया था कि अगर हम कंपेयर करें सोडियम को जो कि है 281 और सोडियम की आयन को Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव बनाने के लिए उसको अपना पूरा लार्ज शेल का एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो पूरा शेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 11 पॉजिटिव चार्ज को 11 नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना था, लेकिन आयन बनने के बाद 11 पॉजिटिव चार्ज को अब सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को जोर से अंदर खींचता है और साइज को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैटायन है वो अपनी पेरेंट एटम से छोटी होती है। क्यों छोटी होती है? क्योंकि उसका पूरा शेल खत्म हो गया और उसके पास प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, तो वो पूरा उसको अपनी तरफ खींच के छोटा कर देता है। फिर हमने किया था, अगर आपको आता है कि हाउ कैन यू से एन आयन इज लार्जर देन द पेरेंट एटम, इसके लिए हमने क्लोरीन का एग्जाम्पल किया था। दैट क्लोरीन वो है 287, राइट। अब इसके पास इस वक्त 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है तो अब प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 18 हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ने की वजह से रिपल्शन हो जाती है और रिपल्शन की वजह से साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये 2
8 हो जाएगा और साइज बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन। तो Cl नेगेटिव is greater than Cl and Na positive is smaller than Na. Cation is always smaller than the parent atom and anion is always larger than the parent atom. तो जब भी आप इसकी रीजनिंग दोगे आप केटायन के टाइम पे लिख दोगे कि एक तो पूरी शेल खत्म है और दूसरा अब 11 प्रोटॉन्स को सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है, जिसका मतलब हुआ इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है और साइज उसकी वजह से छोटा हो जाएगा क्योंकि वो अंदर को खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। और इसके लिए आपको लिखना है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है जिसकी वजह से रिपल्शंस बढ़ जाएंगी और रिपल्शंस बढ़ने की वजह से साइज बढ़ जाएगा। क्योंकि साइज का क्या है, साइज होता है कि न्यूक्लियस और लास्ट शेल के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो जब रिपल्शंस बढ़ेंगी वो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा जिसकी वजह से साइज भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास कैटायंस का कंपैरिजन है और एनायंस का कंपैरिजन है तो आपको याद रखना है जो कैटायन है, जैसे अभी हमने किया, कैटायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटी होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड एनायन जो है वो हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ी होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिपल्शंस। ठीक है, तो ये चीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे आपको क्वेश्चन आ जाता है अरेंज करने के लिए, सारे आयंस को अकॉर्डिंग टू देयर साइज अरेंज करने के लिए। पहली बात, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे डेफिनेशन भी आ जाती है कि व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो हैं which contain same number of electrons। जैसे कि नियॉन है, इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे तो उसके पास रह जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव कर दोगे तो रह जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दोगे तो हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब इनमें साइज कैसे वेरी करेगा, इसमें साइज जब मैंने कहा जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसके पास आता रहेगा उतना वो छोटा होता रहेगा। मतलब ये साइज ऐसे वेरी कर रहा है, सोडियम बड़ा है, सोडियम Na पॉजिटिव, सोडियम की आयन बड़ी है, फिर Mg2 पॉजिटिव उससे भी छोटी है और Al3 पॉजिटिव सबसे छोटी है। अच्छा, इधर आते हैं हम, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, एक इलेक्ट्रॉन लेके 10 बन जाएगा। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके 10 बन जाएगा। फिर नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, 3 इलेक्ट्रॉन लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो जाएंगे। अगेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ये हो गई, मगर जब साइज की बात आती है तो जितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसने लिया है उतनी ज्यादा रिपल्शन होगी और उतने ज्यादा बड़ा उसका साइज होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि सब 11:30 की टाइम है तो 11:30 ज्वाइन कर ले, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद देखना ना पड़े कोई नया तो नहीं आया है। ठीक है, टाइम पे ज्वाइन कर लेना नेक्स्ट टाइम से। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, जितनी एनर्जी चाहिए होती है किसी भी एटम के लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए,
ठीक है, एक आइसोलेटेड गैशियस एटम में, आइसोलेटेड मतलब सेपरेटेड, किसी के साथ जिसने बॉन्ड ना बनाया हो। ठीक है, गैशियस मतलब जो कि सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट में नहीं है, गैशियस स्टेट में है। और ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट का मतलब कि वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप करके किसी और शेल में नहीं गए हैं, नॉर्मल जहां पर होते हैं वहीं पर है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन it is energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom in its ground state. ठीक है, अब जब भी आप किसी एलिमेंट से, सेम एलिमेंट से एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी हुई। इतने बच्चे इस टाइम पे ज्वाइन कर रहे हैं, हाफ ऑफ द क्लास इज ऑलरेडी ओवर एंड मुझे बार बार इनको एडमिट करना पड़ रहा है, तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो बच्चे लेट आ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम प्लीज बी ऑन टाइम। क्लास स्टार्ट्स एट 11:30, यू कैन ज्वाइन बिफोर दैट। ठीक है, अब देखो, अगर आपको सेम एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करनी है एक के बाद एक, तो उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसमें जितनी भी एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगेगी, उससे ज्यादा एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगेगी, और उससे ज्यादा एनर्जी तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगेगी। Third ionization enthalpy is greater than second ionization enthalpy, which is greater than first ionization enthalpy. अब इसको मैं बताती हूँ कि ये कैसे होता है। अब देखो, जैसे मानो आपके पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है आपके पास 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p1। ये आपके पास एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, आप जब इसमें इनिशियली इसको देख रहे हो, इसके पास इस वक्त 13 पॉजिटिव एंड 13 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, आप इसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ये 3p1 में से निकलेगा, और उसके बाद इसको 13 पॉजिटिव चार्ज को 12 इलेक्ट्रॉन्स खींचने हैं, तो ऑब्वियसली ये और भी ज्यादा से जोर से खींच के इसको छोटा कर देगा। ठीक है, पहले इसको 13 को 13 खींचने थे, फिर 13 को 12 खींचने, उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहां से निकल के ये 3s1 रह जाएगा, और अब 13 इलेक्ट्रॉन्स को 11 13 प्रोटॉन्स को 11 ही इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है, तो वो और जोर से खींच पाएगा और वो साइज और छोटा हो जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन अगर आप इसमें से निकालोगे तो इस बार 13 इलेक्ट्रॉन सिर्फ 13 प्रोटॉन्स सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे होंगे, तो और भी ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और धीरे धीरे साइज जो है वो छोटा होता रहेगा। मतलब अगर आपके एल्यूमिनियम का साइज ये था, तो Al पॉजिटिव का और छोटा हो जाता है, Al2 पॉजिटिव का और छोटा हो जाता है, Al3 पॉजिटिव का और छोटा हो जाता है, लेकिन प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं। तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो सेम है, तो वो पॉजिटिव चार्ज के लिए अब लास्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाना और जोर से वो इजी हो जाता है, और उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। मतलब ये जो सबसे छोटा जो साइज वाला आयन है Al3 पॉजिटिव, इसने पूरा स्ट्रांगली अपने छोटे साइज की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है लास्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी। तो अगर मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखना है इन आयंस के लिए, Al1 पॉजिटिव, Al2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव के लिए,
तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 वाले की होगी, फिर 2 वाले की होगी, फिर 1 वाले की होगी, फिर एल्यूमिनियम की। सबसे इजीली आप एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना तो इजी है, सेकंड के लिए और ज्यादा लगेगी, थर्ड के लिए और ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन इनर शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे अगर आपके पास कोई एटम है, उसमें यहाँ शेल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो इनर शेल इलेक्ट्रॉन हो गए, ये वाले। तो जो बीच में शेल्स होती हैं, जैसे यहाँ पर ये शेल बीच में है, तो ये बीच वाली शेल क्या करती है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स घूम घूम के शील्ड करते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। या फिर आप ये कह सकते हो कि ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रिपल्शंस की वजह से ये जो पॉजिटिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज है, ये बाहर तक नहीं निकलने देते। ये यहां से अगर जाना चाहेगा तो इस शील्डिंग की वजह से ये चार्ज बाहर तक नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये इसकी लो होगी, क्यों होगी? क्योंकि बीच वाली शेल्स ने शील्ड किया है। ठीक है। अब इसमें जो S एंड P के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे शो गुड शील्डिंग। एंड जो इसमें आगे बड़ी वाले शेल्स होंगे जिनमें D एंड F की फिलिंग होगी, वो शो करेंगे पुअर शील्डिंग। ठीक है। तो अगर कहीं अच्छी शील्डिंग है, जैसे S एंड P की शील्डिंग है, S एंड P अगर शील्ड कर रहे हैं तो वो गुड शील्डिंग शो करेंगे, और उसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी लो हो जाती है। और जो D एंड F सबशेल्स हैं वो पुअर शील्डिंग शो करते हैं, और उसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई हो जाती है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग इट? तो उसके फैक्टर्स में जो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट है, वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, जिसका मैंने आपको बताया कि S और P गुड शील्डिंग शो करता है एंड D एंड F पुअर शील्डिंग शो करता है। ठीक है। बाकी क्या है फैक्टर्स जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी में कंट्रीब्यूट करते हैं? ये फैक्टर्स हैं। पहला है साइज। आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, जिसका मतलब है अगर आपके पास बड़ा साइज का एलिमेंट है तो यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। ठीक है। साइज अगर बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, लेकिन साइज अगर छोटा होगा तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ग्रेटर होगा। ठीक है। और अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई हो। ठीक है। तो साइज अगर छोटा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी,
और साइज अगर बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी। ये हो गया आपका फर्स्ट फैक्टर, साइज। सेकेंड है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज भी यहीं से बता सकते हो। अगर किसी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ठीक है, वो कब होगा? जब साइज छोटा होगा तो अल्टीमेटली जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा होगा, उसी ने खींचे होंगे इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए साइज छोटा किया हुआ है। ठीक है, तो साइज अगर छोटा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी। साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। और इस टाइम पे इफेक्टिव न्यूक्लियर, डॉटेड लाइन लगाई है, इसका मतलब कि जो चार्ज है, अट्रैक्शन है, वो कम है। यहाँ थोड़ी मोटी लाइन है विच शोज की अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, एक मिनट, प्रियांश, अनम्यूट योर माइक बेटा। प्रियांश, प्रियांश के नाम से जिसने भी क्लास ज्वाइन की है, प्लीज अनम्यूट योर माइक। प्रियांश के नाम से जिसने ज्वाइन किया है, हाँ जी, मैंने कहा अनम्यूट योर माइक। व्हाट लीव? लीव हो गई थी, ओके। मैंने बोला प्लीज, ऐसे थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर ऐसे डिस्टर्ब होता है, आप प्लीज टाइम से ज्वाइन करेंगे। लीव हो गई थी तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्वाइन टाइम से करना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो गेन करने के बाद क्या होता है? वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। तभी वो, उसका मकसद ही है कि मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूं और मेरी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो गेन करने के बाद जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है तो वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है और बस इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। पहली बात, इलेक्ट्रॉन जब भी गेन होगा एनर्जी रिलीज्ड होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन लूज होता है और एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, हाँ जी बेटा बोलो। आप अपने नाम से ज्वाइन किया कीजिए so that I could call your name. Vivo V247, join class with name only. Okay, sorry. चलो, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एनर्जी है जो कि रिलीज होती है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और वो आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब किसी चीज के साथ उसने ऑलरेडी बॉन्ड नहीं बनाया हुआ होना चाहिए, और वो गैसियस एटम में होना चाहिए, मतलब सॉलिड या लिक्विड नहीं होना चाहिए। इस डेफिनेशन का हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखोगे उसमें भी उसने लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंड स्टेट, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड स्टेट। तो वो आप, इसकी इंपॉर्टेंस है डेफिनेशन में। आप एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, ऑलरेडी जिसने बॉन्ड बनाया हुआ है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं? पहला है साइज, दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरा है स्क्रीनिंग। ये तीनों फैक्टर्स अभी आपने आयनाइजेशन में भी, ये तीनों फैक्टर्स यहां पर भी हैं। ठीक है, अब
कि कैसे इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। सबसे पहले आपको साइज का पता होना चाहिए कि हाँ, हमने किया था ट्रेंड में कि अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप, ये अलोंग द पीरियड होगा, ये डाउन द ग्रुप हो गया, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। अब ये इनका न्यूक्लियस है, इनको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, ठीक है। अब इस वाले एलिमेंट को अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना हो तो इसके लिए इजी होगा, क्योंकि इसके न्यूक्लियस जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो काफी क्लोज है इस इलेक्ट्रॉन के, तो वो इजीली अट्रैक्ट कर सकता है। तो जब साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करना इजी होगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लो होगी, या कह लो मोर नेगेटिव होगी। मोर नेगेटिव का मतलब कि बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगा जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट। क्यों? क्योंकि इसको स्टेबिलिटी मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पे इसको स्टेबिलिटी मिलती है, इसीलिए जो छोटा साइज का एटम है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और स्टेबल होगा। और अब उसको बहुत कम एनर्जी लगी होगी उसको गेन करने में, तो जो भी उसकी एनर्जी है वो उसको रिलीज कर देगा। किसी भी चीज को स्टेबल होना होता है तो उसके पास सबसे कम एनर्जी होनी चाहिए, किसी भी एटम को, किसी भी आयन को स्टेबल होना है। तो लोएस्ट एनर्जी कब होती है? जब वो एनर्जी रिलीज कर देगा। तो पहली बात ये याद रखो कि मोर नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है एनर्जी रिलीज करना, तो इसके मोर नेगेटिव एनर्जी होने का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा और काफी स्टेबल होगा। कौन? छोटा वाला। क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस और लास्ट शेल का डिस्टेंस कम है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है अपनी तरफ, गेन कर सकता है। उसको इलेक्ट्रॉन को लेके अपने अंदर अपने शेल में रखना है, ठीक है, गेन करना है उसको। लेकिन जब नीचे जाओगे तो ये डिस्टेंस बहुत बढ़ गया। अब यहां तक तो न्यूक्लियस अपना जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो नहीं पहुंचा पाएगा। क्यों? देखो, तीनों फैक्टर्स यहां से ही समझ सकते हो। तीन फैक्टर्स लिखे थे मैंने, साइज, मैंने लिखा था स्क्रीनिंग इफेक्ट, और मैंने लिखा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। साइज जब बड़ा है तो ऑब्वियसली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है वहां तक। और साइज जब बड़ा होता है वो कब होता है? जब एलिमेंट भी बहुत बड़ा होता है। बड़े एलिमेंट में क्या होता है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत सारी शेल्स फिल करनी पड़ती है। शेल्स में इनिशियली तो एस और पी सब शेल्स आती हैं। जब बड़ी बड़ी शेल्स, मतलब फिफ्थ फोर्थ शेल से शुरू हो जाता है, फोर्थ शेल में 4f, फिफ्थ में 5d 5f, सिक्स्थ में आपके पास 6d फिल हो जाएगा, 7 में 7d। अभी f वाले इतने इलेक्ट्रॉन्स हमने डिस्कवर नहीं किए हैं कि वो फिल हो, ठीक है। मतलब जितना बड़ा साइज है, साइज बड़ा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसमें कम होगा और शील्डिंग उसमें पुअर होगी, क्योंकि बड़े वाले एलिमेंट में डी एंड एफ की फिलिंग होती है, इसमें नहीं होगी। ये अलोंग द पीरियड जा रहा है। अगर ये ऊपर वाला मैंने लिथियम सोडियम, लिथियम बेरिलियम बोरोन वाला किया, उसमें तो एस ही फिल होगा और पी वाले की बात होती है, ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर जो मैंने लिखे थे इसी से डिस्क्राइब हो जाते हैं। बस आपको थ्योरेटिकली लिखने हो तब वो तीनों फैक्टर्स को 3 पॉइंट्स बनाओगे, लेकिन अगर वैसे एक्सप्लेन करना हो तो इस तरीके से बता सकते हो कि कोई भी एलिमेंट देख सकते हो। अब इसके लिए आपको जो भी मैं एलिमेंट्स दूं, यू शुड नो वेयर दे आर लोकेटेड इन द पीरियोडिक टेबल, तभी आप बता सकते हो। अगर मैं पूछूं कि हाँ जी फ्रेंशियम कहाँ है, रुबीडियम क्या है, या ऑर्गेनासॉन कहाँ है, या मॉस्कोवियम कहाँ है, ये सब एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। 118 एलिमेंट तक एनसीईआरटी में आपको गिवन है। अब जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो उसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, पर आपको जनरल ट्रेंड पता है, 20 तक एलिमेंट्स अगर आते हैं तो आप अपना काम चला सकते हो। फिर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी मूव डाउन द ग्रुप, मतलब नीचे जाते हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करना मुश्किल है, तो जिसको इजी था उसका मोर नेगेटिव है,
जिसको इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट है उसके लिए वो लेस नेगेटिव है, ठीक है। एंड एन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes more negative as we move along the period. लेफ्ट टू राइट अगर जाते हो तो इसको गेन करना इजी होगा और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये कहता है जैसे हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। और इसको अपनी ड्यूप्लेट, जो हाइड्रोजन हीलियम होता है वो अपने लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, तो उसको ड्यूप्लेट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, एक बॉन्ड बनाते हैं ये, ठीक है। बना लिया इन्होंने बॉन्ड। अब इनिशियली इनकी बात होती है शेयरिंग पे, तो इस तरीके का बॉन्ड हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसकी आदत है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की, तो ये बॉन्ड तो ऐसे बना था, लेकिन क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच के खुद पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है नाइट्रोजन और फिर है क्लोरीन। वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसकी होती है 4, 3.5, 3, सॉरी क्लोरीन की भी 3 ही होती है, मगर क्लोरीन साइज में बड़ा है, इसीलिए हम टॉप 3 की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन को ले लेते हैं। और इन्हीं 3 एलिमेंट्स के बारे में आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी पढ़ोगे, यही 3 है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, स्पेशल टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकते हैं। क्लोरीन को कुछ केसेस में थोड़ा बहुत कंसिडर किया जाता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ क्लोरीन, जिसने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। पीरियोडिक टेबल में मैंने बता दिया, वैसे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फैमिली है ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टेनिसीन। इसके बाद भी 2 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन दोनों रेडियो एक्टिव हैं तो हम उनको नहीं पढ़ते, मगर वो पी ब्लॉक का पार्ट है। पी ब्लॉक कंपटीशन का सिलेबस है जेई का, उसमें वो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो एक आपने इसमें याद कर लेना है FONCl, एक आपने इसमें याद कर लेना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए तो ये ऑर्डर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्लोरीन एक्सेप्शन है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन, वैसे फ्लोरीन कह लो एक्सेप्शन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन, राइट। देन इसमें क्वेश्चंस मैंने और भी करवाए थे, ऑक्सीजन का करवाया था, वो भी आपको बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी आपको ये मिल जाएंगे। ऑक्सीजन का मैंने करवाया था कि O से O नेगेटिव आराम से बन जाता है, मगर O2 से O नेगेटिव आराम से नहीं बनता। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होती है, मगर इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है अगर पॉजिटिव होती है? इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये ऑक्सीजन 2,6 था, ये 2,7, O नेगेटिव 2,7, ठीक है, O2 नेगेटिव, सॉरी O नेगेटिव, और ये 2,8 बनना था,
तो हम तो यही सोचेंगे उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है तो उसको आराम से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना चाहिए, मगर ये नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर पाता है। राइट। दूसरा मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक्सेप्शन थी, वैसे ही ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में एक्सेप्शन है। सल्फर कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। इन सब पे क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। राइट। फिर उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं ग्रुप पे। ग्रुप 1+1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर आपको पता है ग्रुप 1 में कौन कौन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, आपको याद नहीं करना पड़ेगा उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। मैं अगर क्लास 9th भी लेती हूँ तो क्लास 9th वालों को भी मैं वो चार्जेस जो फॉर्मूलाज आप बनाते हो उनके लिए मैं उनको रटवाती नहीं हूँ। अगर वो पीरियोडिक टेबल की नॉलेज उस वक्त भी रखें तो उनको रटने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली जिसने अगर साइंस लेनी है उसको ये पता होगा कि मेरे को ये लर्न करनी है। तो मैं बताती हूँ अगर किसी को नहीं पता है कि आपको ये एलिमेंट्स रटने की जरूरत नहीं है, इनका चार्ज आपको ग्रुप 1 में जो भी मिलेगा +1 है, ग्रुप 2 में जो भी मिलेगा +2 है, ग्रुप 13 उसके बाद ग्रुप 13 पी ब्लॉक वाला जो है उसका +3 है जनरल, नीचे जाते हुए इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है और उसका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाता है। वैसे ग्रुप 14 +4 है। ग्रुप 15 वो 5 है उसकी लास्ट शेल में, तो वो 3 एक्सेप्ट कर सकते हैं जिससे वो -3 हो जाता है। ये मैंने आपको इस फॉर्म में पहले बताया है कि अगर किसी भी एलिमेंट की लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करता है। अब 1 वाला 1 2 3 वाला लूज करके +1 +2 +3 बनाता है, 4 वाला शेयर करता है, 5 6 7 वाला गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है और 8 वाला कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो यही है वो। 1 वाला कौन कौन एलिमेंट है, ये है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम फ्रेंशियम। 2 वाले बेरिलियम कैल्शियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। ठीक है। 3 वाले बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। ठीक है। 4 वाला कार्बन की फैमिली आ गई, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। ठीक है। फ्लेरोबियम लास्ट वाला एलिमेंट उसका फ्लेरोबियम। -3 में कौन है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये ग्रुप 15 वाले। ठीक है। 5 ये 5 वाला आ जाएगा ग्रुप 15 वाला, इन सबका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कॉमन है, ये ग्रुप 16 आ जाएगा। ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलुरियम पोलोनियम लिवरमोरियम। ठीक है। ये ग्रुप 17 -1 चार्ज, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन टेनेसीन। ठीक है। ये ग्रुप 18 0 चार्ज। ठीक है। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन ऑर्गेनेसॉन। ठीक है। तो ये आपका जो लास्ट शेल है उसका शेयरिंग आपको बता देता है कि जो आपके, एक मिनट तो अभी भी आ रहे हैं कोई कोई ज्वाइन करके। ठीक है। तो ये लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको बता देते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे क्या, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो है, ये +1 +2 +3 -3 -2 -1, ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो वो याद करने की बजाय आप ग्रुप याद कर सकते हो, ग्रुप मेंबर्स याद कर सकते हो, उन सब का आपको पता लग जाएगा। ठीक है। ये था ऑक्सीडेशन स्टेट। देन नेक्स्ट इज anomalous properties। अब
इसमें भी यही है। एनॉमलस प्रॉपर्टीज कहती है हर फैमिली का फर्स्ट मेंबर, जो सबसे छोटा मेंबर होता है, जैसे घर का सबसे छोटा बच्चा, सबसे शरारती, सबसे पैम्पर्ड, वैसे ही इनकी फैमिली, फैमिली कौन हो गई, ग्रुप, ठीक है, इनकी भी हर फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है रेस्ट ऑफ द मेंबर से डिफरेंटली बिहेव करता है। कौन है वो फर्स्ट मेंबर, यानी लिथियम हाइड्रोजन को प्लेस किया गया है ग्रुप वन पे, अदरवाइज इट इज नॉट रिलेटेड टू ग्रुप वन, ठीक है, सिर्फ वो और कहीं प्लेस नहीं किया जा सकता था, उसकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली ग्रुप वन की तरह नहीं है। इट इज नॉट अ मेटल, yes it can lose electron but it can also gain electron, ठीक है, एक्सेप्शनल है वो। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनका पहला मेंबर हुआ लिथियम, ठीक है, पहला मेंबर यहाँ बेरिलियम, ठीक है। फिर डी ब्लॉक को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि डी ब्लॉक +2 में है, ठीक है। फिर यहाँ पर, और वैसे भी ये जो मोस्टली प्रॉपर्टीज है ना बेटा, ये एस और पी के ऊपर जो पीरियोडिक टेबल बेस्ड कॉन्सेप्ट्स है एस और पी पे लगते हैं, डी का अपना अलग चलता है, उसको उसको हम सीरीज में पढ़ते हैं, इनको हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, इस साइड को हॉरिजॉन्टली इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, लेकिन एस और पी को ऐसे करते हैं। ये एस ब्लॉक के हैं दोनों। इसमें जो आपका पहला जो फैमिली है इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, जो दूसरी फैमिली है इसको हम बोलते हैं एल्कलिन अर्थ मेटल्स, राइट। फिर यहाँ थर्ड, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हैलियम, नियोनियम, ये यहाँ ये एनोमलस प्रॉपर्टीज, ये बाकी मेंबर्स के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लेरोवियम, यहाँ कार्बन एनोमलस बिहेवियर शो करता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोवियम, यहाँ नाइट्रोजन एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। इनको तो हम बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली के नाम से ही जानते हैं, नाइट्रोजन फैमिली को निकोजन्स भी बोलते हैं, which have suffocating smell, right? Then oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, livermorium, ऑक्सीजन इसमें एनोमलस बिहेवियर शो करता है। देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, टेनेसीन, फ्लोरीन एनोमलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है। और यहाँ पर हीलियम को हम, वैसे देखो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1:2 है, ठीक है, तो हीलियम को रखा गया है पी ब्लॉक के ऊपर, लेकिन ये क्वेश्चंस बनते हैं इस पे बेटे कि फिर एक्सेप्शन क्यों हुई, एस उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, सपोजिटली एस ब्लॉक में वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाए, लेकिन इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस में जा रहा है पर उसको पी ब्लॉक पे रखा हुआ है, तो ये एनोमलस प्रॉपर्टी हो गई इसकी, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेसॉन, ठीक है। अगर आपको ये एलिमेंट्स याद हैं और एटॉमिक नंबर याद नहीं है आपका फिर भी चल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी एलिमेंट है उनकी जो एटॉमिक नंबर है वो पता कैसे वेरी कर रहे हैं, इससे 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ऊपर वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आता है तो नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी आप बता सकते हो, उसमें ये ऐड करना है, ठीक है। जैसे लिथियम का आपको पता है 3 है, इससे पहले हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन में 2 ऐड करोगे 3 आ जाएगा लिथियम, ठीक है। लिथियम में 8 ऐड करोगे सोडियम का आ जाएगा, सोडियम में 8 ऐड करोगे पोटेशियम का आ जाएगा, इसमें 18 ऐड करोगे, इसमें 18 ऐड करोगे, ऐसे ऐसे करके आपका अगले एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन आती रहती है, प्रोवाइडेड यू हैव लर्न दोज इन सीक्वेंस विद निमोनिक्स, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपके पास डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स शो कर पाते हैं। सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, ठीक है। इस क्वेश्चन को आंसर करना हो तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिख दो, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स लिख दो। कौन है? ये आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, और यहाँ है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो जो भी एलिमेंट ये ऐसे डायगोनली जो प्रेजेंट है, स्पेशली ये फर्स्ट थ्री वाले, ये कहता है सेकंड और थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स आपस में डायगोनली एक दूसरे के प्रेजेंट हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होती हैं, क्योंकि उनका साइज सिमिलर होता है। दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। किसमें प्रेजेंट है ये? सेकंड और थर्ड पीरियड में। क्या ये बताता है कि इनका है सिमिलर रेडियस, इस वजह से इनकी है सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है, इसीलिए सिमिलर प्रॉपर्टीज है क्योंकि उनका सिमिलर रेडियस होता है। राइट, दिस इज डायगोनल रिलेशनशिप। देन लास्ट है आपका मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो भी एलिमेंट्स आपको इधर दिख रहे, ये मोस्ट मेटालिक है, ठीक है, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड्स वाले हैं। ठीक है, ये बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। और ये कैसे मेटल्स हैं? मेलिएबल डक्टाइल वाले नहीं है, ये ब्रिटल, सॉफ्ट ब्रिटल, सोडियम को नाइफ से कट कर सकते हो, इतने सॉफ्ट हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्ट और ब्रिटल वाले हैं। इधर भी मेटल है, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, बिकॉज ये मेटालिक और नॉन मेटालिक, यहां है आपके नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में है, इन ट्रांजिशन है, मेटालिक टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, और ये जो हम बना रहे हैं, ये आ गए आपके मेटलॉइड्स। ठीक है, यहाँ कौन है? मेटलॉइड्स, राइट। एंड ये भी मेटल्स हैं, नीचे नीचे वाले मेटल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें ये वाले जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये आपके मेलिएबल डक्टाइल वाले हैं। ठीक है, कौन कौन है इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में? जो फेमस वाले हैं वो है यहाँ जिंक, कैडमियम, मर्करी, कॉपरनीशियम, यहाँ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यहाँ निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। ठीक है, ये सारे मेटल्स जो हम कॉमनली सुनते हैं, वो सारे मेटल्स डी ब्लॉक में है। यहाँ आपका होता है लैंथेनम और एक्टिनियम। ठीक है, 57। फिर 58th एलिमेंट इसमें नहीं, नीचे आपके अलग से दो लाइंस होती हैं, उनमें प्रेजेंट होता है। यहाँ लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स की दो सीरीज होती हैं। तो ये यहाँ पर से उठ के 14 एलिमेंट्स हम निकाल के इधर लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स फिल करते हैं। ये भी मेटल्स हैं, 78% पीरियोडिक टेबल का मेटल से भरा हुआ है।
सिर्फ थोड़े बहुत गिने चुने नॉन मेटल्स हैं। जितने भी मेटालिक चीजें हैं सब बेसिक है नेचर में, और नॉन मेटालिक चीजें एसिडिक है चीज नेचर में। ठीक है, सो मेटल्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और नॉन मेटल्स जो है वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, CO, NO, N2O, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। ये सब आपके एनसीईआरटी के सेकंड लास्ट पेज पे गिवन है। ठीक है, मेटल्स बेसिक, नॉन मेटल्स एसिडिक, और जो आपके न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं वो है CONO, N2, याद रखना है, +2 में भी है। ठीक है, चलो आप इसको रिवाइज करना, और क्वेश्चंस और थ्योरी करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।